हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन। लास्ट सेशन में हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इस असेंबली की कॉम्पोजिशन को देखा एंड आज हम इस सेशन में करेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाती है। तो इसके कितने सेशन थे, कितने मेंबर्स थे, किन्होंने साइन किए, इंडिपेंडेंस से पहले क्या सीन था एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या सीन होता है, तो हम ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग कब होती है? इसकी फर्स्ट मीटिंग होती है दिसंबर 9, 1946। 1946 को इसकी फर्स्ट मीटिंग हो रही है। इसकी इलेक्शन होती है। इलेक्शन थी जुलाई 1946 में, लेकिन फर्स्ट मीटिंग दिसंबर में जाके होती है। इस मीटिंग में कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं? ओनली एंड ओनली 207 आउट ऑफ 389। ये मेंबर कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इसको जो मुस्लिम लीग थी और प्रिंसली स्टेट थे, इन्होंने बायकॉट कर दिया। वो इस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसीलिए इसके मेंबर 207 रह जाते हैं, जिसमें कांग्रेस की मेजॉरिटी थी और कांग्रेस पार्टी के मोस्टली मेंबर्स थे। और इसमें 9 फीमेल भी थी, जो टोटल थी 15 थी। तो उस टाइम फीमेल की काउंटिंग बहुत कम थी, मेल स्टाफ ही डोमिनेट था। तो ये फर्स्ट मीटिंग थी। फर्स्ट मीटिंग है वो किसके द्वारा प्रिजाइड की जाती है? वो प्रिजाइड की जाती है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, फर्स्ट मीटिंग प्रिजाइड किसके द्वारा की जाती है? वैसे तो राजेंद्र प्रसाद हैं, वो परमानेंट प्रेसिडेंट बन जाते हैं, लेकिन फर्स्ट डे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो सबसे ओल्ड थे, एक्सपीरियंस थे, इनको टेम्परेरी बेसिस पर प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो 1-2 दिन के बाद जब नेक्स्ट मीटिंग होती है दिसंबर 11 को, उस टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर लिया जाता है एज अ परमानेंट प्रेसिडेंट। तो जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये 2 दिनों के लिए प्रेसिडेंट रहते हैं, टेम्परेरी प्रेसिडेंट थे एंड इनको इलेक्ट नहीं किया गया, इनको नॉमिनेट किया गया था, इनको इलेक्ट किया गया था। जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनको बिहार गांधी भी कहा जाता है, क्योंकि वो गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे और उनकी आइडियोलॉजी को ही मान रहे थे, इसीलिए राजेंद्र प्रसाद को बिहार गांधी जी के नाम से भी जाना जाता है। तो फर्स्ट मीटिंग में हम प्रेसिडेंट को चुनते हैं, उसके बाद रेजोल्यूशन लेकर आते हैं। तो फिर बाद में इंट्रोडक्शन होती है ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। मीन्स हम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम किस पर्पस के लिए बनाएंगे। तो दिसंबर 13, 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, इसको प्रेजेंट कर दिया जाता है, जिसको पास तभी नहीं किया जाता, इसको पास किया जाता है जैन 22, 1947। पास इतने टाइम बाद किया जा रहा है, जबकि हम कहते हैं प्रेजेंट 1346 को किया गया और 40 दिन बाद इसको पास किया गया। ऐसा क्यों किया गया? जबकि कांग्रेस की मेजॉरिटी थी, वो इजीली इसको पास करवा सकती थी, लेकिन जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने कहा कि इसको कुछ टाइम चाहिए। जो मेंबर्स हैं इनमें प्रेजेंट नहीं है, अगर वो आना चाहे वो आ सकते हैं, मिनॉरिटी क्लासेस हैं उसकी भी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। तो जिस सबको एक्सेप्ट होना चाहिए, उसके बाद ही रेजोल्यूशन को पास किया जाएगा। तो 40 डेज इसमें क्या किया गया? 40 डेज में इस रेजोल्यूशन के लिए जो मेंबर नहीं आ रहे थे, उनको मनाया गया कि आप इस रेजोल्यूशन को मानते हो या नहीं मानते। इसीलिए जैन 22 को पास हो जाता है, जिसको सभी मेंबर्स पास कर देते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसमें थे सोलमन प्लस टू मेक इंडिया सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। हम चाहते थे हमारा इंडिया सॉवरेन हो, डेमोक्रेटिक हो, रिपब्लिक कंट्री हो, जिसमें फेडरेशन फॉर्मेशन की बात कही गई थी। जो फेडरेशन है, स्टेट को पावर्स देने की बात कही गई थी, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल फ्रीडम, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस की बात थी, वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड की बात थी। तो हम अपने देश का वेलफेयर करना चाहते थे। हम ये चाहते थे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का हो जिसमें सभी की पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, जिसमें हर एक पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन ना हो, सबके वेलफेयर के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो ये था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन।
और इसमें आगे क्या होता है, मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें मिनॉरिटी की भी प्रेजेंटेशन होती है। इसका मीनिंग क्या है, जब कैबिनेट मिशन थी, कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसको फ्रेम किया गया। तो कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग मुस्लिम, सिख, जनरल इन कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी पॉपुलेशन। और उसके बाद जो एडवाइजरी काउंसिल ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, इन्होंने कहा कि मिनॉरिटीज और ट्राइबल एरियाज है इनको भी आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड करना चाहिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मुस्लिम, सिख, जनरल कैटेगरी के अलावा अदर कैटेगरीज के अदर मिनॉरिटीज के मेंबर भी इंक्लूड थे, जैसे एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, पैल्सिस, शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स, वुमेन, इन सब ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 88 सीट्स को विन किया था। तो इन सब की पार्टिसिपेशन भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी। लेकिन इसमें किनको प्रेजेंटेशन नहीं दी गई थी, तो वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा, इनको एक भी सीट नहीं मिली थी। जो वीकर सेक्शन है, पुअर सेक्शन है, उसकी पार्टिसिपेशन नहीं थी। जो स्मॉल फार्मर हैं उनको भी पार्टिसिपेशन नहीं मिल पाई। लैंडलेस लेबरर्स थे, इनकी भी पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो इसमें मिनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन तो थी, लेकिन कुछ लोगों को, कुछ सेक्शंस को इसमें बिल्कुल भी प्रेजेंटेशन नहीं मिली थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करती है। तो इसमें कुछ कमेटीज बनाई जाती हैं। तो इसकी क्या क्या कमेटीज हैं, कमेटीज के द्वारा है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमेशन की बात की जाती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए हर एक स्टेज पर हमको डिफरेंट तरह के टास्क करने थे। इसीलिए बहुत सारे कमेटीज को फ्रेम किया जाता है ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है सबसे अच्छा बन सके। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन की कमेटीज हैं, वो कौन कौन सी है, कमेटी ऑन रूल्स, एडवाइजरी कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, कमेटी ऑन फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। इस तरह हमने बहुत सारी कमेटीज बनाई जो डिफरेंट टास्क उनको कंप्लीट करती थी। तो ये कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। नाउ ज्वाइनिंग ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इन्होंने भी ज्वाइन किया। कैसे, बिफोर इंडिपेंडेंस कुछ ही प्रिंसली स्टेट थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्वाइन हुए थे। फर्स्ट मीटिंग में कोई प्रिंसली स्टेट नहीं आई थी, लेकिन आफ्टर फर्स्ट मीटिंग कुछ स्टेट्स हैं वो इंक्लूड होते गए। तो अप्रैल 1947 तक बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, पटियाला, ग्वालियर, कोची, इस तरह बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी वो इंक्लूड होगी। उसके बाद जब इंडिपेंडेंस होती है, इंडिपेंडेंस के बाद भी कुछ स्टेट्स हैं वो इंक्लूड होती हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है वो अक्टूबर 1947 में इंक्लूड होती है। उसके बाद हैदराबाद है नवंबर 1948 में इंक्लूड होती है। तो जी अपनी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेज देते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना शुरू हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंस से पहले कम थे, इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा स्टेट्स थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बन चुकी थी। तो इसमें फिर कब नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया जाता है, तो अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग होती है ऑन जुलाई 22, 1947। इसमें हमने अपना नेशनल फ्लैग है इसको हमने अडॉप्ट कर लिया था। जो नेशनल फ्लैग है जी हमने बिफोर इंडिपेंडेंस अडॉप्ट किया था, जिसकी मेन फीचर क्या है हम सबको पता है कि इसके 3 कलर्स हैं, सैफरन, व्हाइट एंड ग्रीन। जे होता है टॉप पर, जे बॉटम और जे मिड। जो मिड पर व्हाइट कलर है, जे व्हाइट कलर में अशोका चक्र होते हैं जिसमें ब्लू स्ट्रिप्स होती हैं, और इसकी लेंथ क्या है जो 2 फीट वाइड होता है और 3 फीट लॉन्ग है। इस तरह हमने अपना नेशनल फ्लैग है इसको अडॉप्ट कर लिया। तो इसके बाद जब हमें इंडिपेंडेंस मिलती है, आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसकी क्या पोजीशन होती है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर रिड्यूस हो जाते हैं। कितने रह जाते हैं, 324। जो ब्रिटिशर थे उस टाइम हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कितने थे, 389। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कम हो जाते हैं
क्योंकि इंडिया के दो पार्ट बन जाते हैं, एक इंडिया एक पाकिस्तान। जो वहां का एरिया था तो वो मेंबर्स उधर शिफ्ट हो गए, जो इस पार्ट के रह गए थे इस पार्ट में हो गए। तो पार्टीशन के साथ मेंबर भी डिवाइड हो जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स की गिनती रिड्यूस हो जाती है, वो रह जाती है ओनली 324। तो जब इंडिपेंडेंस मिल जाती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो फुली सॉवरेन बॉडी बन जाती है। और ये कैसे काम करती है? एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या बन गई? लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे आज के टाइम में लोकसभा है, वैसे ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लेजिस्लेटिव असेंबली में कन्वर्ट हो जाती है। और ये कब तक रहती है? 1952 तक। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना बहुत मुश्किल टास्क था और ड्राफ्टिंग करने के लिए हमें एक ऐसे पर्सन की जरूरत थी जो सबसे ज्यादा नॉलेज रखता हो। तो उस टाइम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को चेयरमैन बना दिया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी में। ऑल्दो 7 मेंबर्स थे, इसमें चेयरमैन थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जो 1947 अगस्त 29 1947 में इसकी फॉर्मेशन की जाती है। तो जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैसे आते हैं, इसकी भी एक बहुत बड़ी कहानी है। जब बिफोर इंडिपेंडेंस अम्बेडकर जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनना चाहते हैं तो वो मुंबई से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इसमें हार जाते हैं। उसके बाद इनको था कि मैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट बनूं, तो वो बंगाल से खड़े होते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग की हेल्प की वजह से मुझे जीत जाते हैं। अब उसके बाद इंडिपेंडेंस होती है, इंडिपेंडेंस में पार्टीशन हो जाती है। जिस बंगाल की सीट से जो खड़े थे वो अब बांग्लादेश अलग कंट्री बन गया, तो जिसका पार्ट नहीं रही। उस टाइम बी.एन. राव जो एक सिविल सर्वेंट थे, इन्होंने कहा अगर आपको अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बी.आर. अम्बेडकर जी का होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा नहीं बन पाएगा। क्योंकि बी.आर. अम्बेडकर जी की नॉलेज इतनी ज्यादा थी, तो वो क्या करते हैं, दोबारा से जो मुंबई की सीट पर जो एमपी थे वो खड़े हुए थे, जो जीत गए थे, उनसे राजेंद्र प्रसाद जी कहते हैं आप अपना रेजिग्नेशन दे दो। वो रिजाइन दे देते हैं और उसके बाद बी.आर. अम्बेडकर जी को वहां से खड़ा किया जाता है और वो जीत जाते हैं। उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर बनते हैं। तो बी.एन. राव जी जो सिविल सर्वेंट हैं, जे मेन कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बन गए। तो जे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे और चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे? एस.एन. मुखर्जी। जो बी.एन. राव जी हैं इतनी ज्यादा नॉलेज थी कि जे उस टाइम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के मेंबर भी थे। तो इन्होंने ही राजेंद्र प्रसाद जी को कहा था कि अंबेडकर के बिना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन सकता, तो इनको चेयरमैन बनाया जाता है। तो इसमें बहुत डिस्कशन होती है, रिपोर्ट होती है। तो इनकी रिपोर्ट जब प्रेजेंट की जाती है, उसके बाद फर्स्ट रिपोर्ट को डिस्कस किया जाता है। जब फर्स्ट रीडिंग होती है, इसमें 10 मंथ्स लग जाते हैं, जो जनवरी 21 1948 से स्टार्ट हुई और नवंबर 4 तक चलती है। तो 11 महीने में फर्स्ट रीडिंग होती है और उसके बाद सेकंड रीडिंग होती है, नवंबर 15 से स्टार्ट होती है, वो भी अक्टूबर 1949 तक चलती है, जिसमें 2473 अमेंडमेंट्स पर डिस्कशन की जाती है। जो अमेंडमेंट से वो प्रपोज की गई थी 7500 प्लस, लेकिन इसमें इतनी डिस्कस की जाती है। उसके बाद हर एक बात पर डिस्कशन होती है। तो उसके बाद थर्ड रीडिंग होती है, जो नवंबर 14 1949 से चलती है और नवंबर 26 1949 तक चलती है। तो इस दिन राजेंद्र प्रसाद जी ने सिग्नेचर कर दिए, जिसके बाद हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो पूरी तरह तैयार हो गया। तो इसको राजेंद्र प्रसाद जी ड्राफ्ट कर देते हैं और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसको बनने में 2 years 11 months एंड 18 days लगते हैं। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट उसी दिन नहीं किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया था 26
जैन 1950। क्योंकि इस दिन जब हमारा लाहौर सेशन हुआ था, हमने एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस की डिमांड की थी। हमने इसको एज ए इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, इसीलिए हमने 2 मंथ बाद ही इस डे को चुना था कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ अडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 19 नवंबर 26 1949 को ये तैयार हो जाता है। इसमें 284 मेंबर्स हैं, वो साइन करते हैं। लेकिन प्रेजेंट कितने मेंबर थे? 308 मेंबर थे। सभी ने साइन नहीं किए क्योंकि वो इस कंट्रोवर्सी से बचना चाहते थे। उस सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी, तो साइन किए जाते हैं ओनली 284 मेंबर्स के द्वारा। इसमें टोटल सेशन होते हैं 11 + 1। 11 तो टोटल सेशन थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, लेकिन एक सेशन जब 24 नवंबर को सभी ने साइन किए थे। कभी कभी हम इसको सेशन का पार्ट बना लेते हैं। तो जो इम्प्लीमेंटेशन की गई थी वो 26 नवंबर की थी। और इसके बाद इसकी कितनी कॉपीज बनाई गई? 3 कॉपीज थी। इसमें से इंग्लिश और हिंदी में थी। इंग्लिश की 2 कॉपीज थी, एक थी हैंड रिटन, एक थी प्रिंटेड। हिंदी की 1 कॉपी थी, वो थी हैंड रिटन। तो इसको लिखने का काम भी बहुत अच्छे से होना चाहिए था। उस टाइम इसको कैलीग्राफी किसने लिखा था? तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो सबसे अच्छे कैलीग्राफ थे उस टाइम के, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्होंने इसको लिखा था। तो उनके पास जवाहरलाल नेहरू जी जाते हैं। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, क्या आप इसको लिख सकते हो? तो उन्होंने कहा अगर कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लिखना पड़े जी तो मेरे सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा आप कितने पैसे लोगे, आपकी डिमांड कितनी है? तो इन्होंने कहा मुझे कोई मेहनताना नहीं चाहिए, बस मुझे क्या करना है, जब भी मैं कॉन्स्टिट्यूशन लिखूं इसके हर एक पेज पर मेरे सिग्नेचर होने चाहिए और लास्ट पेज पर मेरे साइन के साथ साथ मेरे दादाजी के भी सिग्नेचर होने चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू जी मान गए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा जाता है। उसके बाद जो इसका बॉर्डर है वो इससे भी ज़्यादा अच्छे से तैयार किया जाता है, जो नंदलाल बोस के द्वारा और उसके स्टूडेंट के द्वारा ही तैयार किया गया था। जो कॉन्स्टिट्यूशन का बॉर्डर है उस बॉर्डर में इंडिया के स्ट्रगल की सभी कहानियां लिखी गई हैं। वैसे देखने में फुल बूटियां लगती हैं। उसमें वेदा में क्या लिखा गया है, उसके बाद कैसे इंडिया बना, उसके बाद हमने कैसे स्ट्रगल की, कैसे इंडिपेंडेंस मिली, इन सबको इसमें फ्रेम कर दिया गया है। तो लास्ट में 26 जनवरी 1950 को हमारे अपने देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया और इम्प्लीमेंट हो जाता है। इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो आज हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इसमें मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किया। नेक्स्ट सेशन में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।